नमस्कार। आज 16वां दिन और इसी तरीके से आज हम स्टार्ट कर रहे हैं शुक्र व स्रोतस और उनकी व्याधियां और उनका रेफरेंस चरक चिकित्सा में किस तरीके से लेना है और उसको किस तरीके से क्लब करना है संहिताओं को एक दूसरे से। चरक के मल्टीपल रेफरेंसेस हैं शुक्र व स्रोतस में। जब हम देखते हैं कि शुक्र व स्रोतस एक बड़ा ब्रॉड स्पेक्ट्रम टर्म है, जब शुक्र की बात आती है तो शुक्रधरा कला की बात जरूर लेना चाहिए और उस शुक्रधरा कला में हमें ये देखना चाहिए कि सर्वव्यापी ये कला, मतलब कि प्रत्येक सेल में हर एक सेलुलर लेवल पे अगर कोई सेल उसे आवृत करती है या फिर उसे एक तरीके से कवर करती है तो वो कॉमन फैक्टर है शुक्रधरा कला का। और उस शुक्रधरा कला की दृष्टि शुक्र धातु के अंतर्गत ही आएगी और उस शुक्र धातु की जो दृष्टि है वो चैनलाइज होगी शुक्र व स्रोतस से। तो हमें ये देखना बहुत ज़रूरी है क्योंकि हर एक सेलुलर लेवल पे अगर कोई डैमेज क्रिएट हो रहा है तो उसके कहाँ से हमें को रिलेट करना चाहिए, वो रिलेट करना चाहिए शुक्र व स्रोतस से। शुक्रधरा कला जो कि प्रत्येक सेल के एक आधार बनाती है, उसमें शुक्र व स्रोतस किस तरीके से भूमिका रखता है और उस भूमिका में क्लिनिकल इंपॉर्टेंस क्या है, हमें क्लिनिकली इसको कैसे देखना चाहिए, कैसे अज्यूम करना चाहिए, उन्हीं बातों को आज हम चर्चा में लेंगे। शुक्र व स्रोतस के त्रिसूत्र में हम फिर से पहुंचेंगे, हेतु, लक्षण और औषधि। हेतुओं को अगर हम देखेंगे तो चरक विमान स्थान अध्याय 5 में डिटेल में हेतु बताए गए हैं और इन हेतुओं को कैसे क्लब करना है और उसको चिकित्सा स्वरूप में किस तरीके से उसका ब्रिजिंग करनी है, इनके बारे में आज हमारा चर्चा रहेगी। सबसे पहले देखें तो चरक विमान स्थान अध्याय 5 क्या कहता है चरक शुक्र व स्रोतस की दृष्टि के लिए। शुक्र व स्रोतस दृष्टि के लिए उन्होंने जो हेतु बताए हैं उसमें सबसे पहले उन्होंने बताया है, चरक विमान स्थान अध्याय 5 कहता है अकाल योनि गमनम। अकाल योनि गमनम के बहुत सारे मीनिंग होते हैं जो काल में नहीं है, मतलब कि जब भी आप योनि गमन कर रहे हैं यानी फिर सेक्सुअल इंटेलिजेंस जो हो रहा है उसका काल सही ना हो। काल सही नहीं होने का मतलब होता है एक तो रजस्वला सिचुएशन में अगर सेक्सुअल इंटेलिजेंस हो रहा है तब तो वो टोटली अकाल योनि गमन है। दूसरा, अगर प्रहर्ष नहीं है, मतलब कि विदाउट एनी फीलिंग, उसके अलावा अगर ये अकाल योनि गमन हो रहा है तब भी वह शुक्र व स्रोतस दृष्टि का एक बहुत बड़ा हेतु बन सकता है। तो इसके दो मीनिंग है अकाल योनि गमन के। उसके बाद क्या है, अनिग्रहात, मतलब कि गलत वे से जो है सेक्सुअल इंटेलिजेंस का होना। अब गलत वे मतलब एबनॉर्मल वे को सुश्रुत में बहुत डिटेल में बताया है, लेकिन चरक ने इसको इन शब्दों में या सूत्र रूप से समझा दिया है। अनिग्रहात मतलब कि ओरल सेक्सुअल सिचुएशन, सोडोमी का पार्ट होना और होमोसेक्सुअलिटी, अगर ऐसी सिचुएशंस अगर क्रिएट होती हैं तो अनिग्रहात मतलब कि जहां पर निग्रहण नहीं करना चाहिए, उन कंडीशंस में ओरल सेक्सुअलिटी और सोडोमी और होमोसेक्सुअलिटी अगर ऐसे कुछ पेशेंट्स हैं या फिर ऐसी कोई हिस्ट्री है पेशेंट की, तो इन डिटेल भी ये समझना चाहिए कि अगर उसे शुक्र व स्रोतस रिलेटेड कोई लक्षण पैदा हो रहे हैं तो हमें इन चीज़ों के बारे में भी इन डिटेल और फ्रैंकली पेशेंट से डिस्कस करके पूछना चाहिए कि कहीं ऐसी सिचुएशन तो नहीं है। कई बार हेट्रोसेक्सुअलिटी की भी सिचुएशन पेशेंट्स में मिलती हैं, मेल और फीमेल दोनों के प्रति अट्रैक्शन होना और ऐसी सिचुएशन भी मिलता है और ये हिस्ट्री कई बार स्किप होती है या फिर पेशेंट बताना नहीं चाहता या फिर उसे आउट नहीं करता और इन लक्षणों के, इन हेतुओं के कारण बहुत बड़े लक्षण क्रिएट होते हैं। तो पहला हेतु था अकाल योनि गमन का, दूसरा था अनिग्रहात का, तीसरा है प्रवृत्त वेगों को रोकने से। ये बहुत बड़ा हेतु है। अब इसको हमें क्लब करना चाहिए चरक सूत्र स्थान अध्याय 7 से। जब शुक्र के वेग प्रवृत्त हो रहे हैं उनको रोकने से एक बड़ा हेतु बनता है शुक्र व स्रोतस दृष्टि का वो। अब उसकी हमें क्लबिंग करना चाहिए चरक सूत्र स्थान अध्याय 7 में। जब हम पहुंचते हैं तो वहां पर 10वां नंबर जब श्लोक है वहां पर हमें रेफरेंस मिलता है कि जब हम शुक्र का वेग धारण करते हैं तो क्या क्या लक्षण क्रिएट होते हैं और वो लक्षण जब क्रिएट होते हैं तो हमें क्या क्या चीजें करनी चाहिए, क्या उसकी चिकित्सा है। तो वहां लिखा हुआ है मेड्रे वृषणयो शूल, मतलब मेड्र में और वृषण में, मतलब कि स्क्रोटम में और पेनाइल एरिया में बहुत सीवियर पेन क्रिएट होता है अगर आप शुक्र का वेग का अवरोध करते हैं। ऐसे अगर पेशेंट कंप्लेंट बोलता है और बार बार ऐसे लक्षणों के साथ पेशेंट आपके सामने क्लिनिक में आता है,
अगर वो ये क्लिनिकल प्रेजेंटेशन दे रहा है तो आपको डेफिनेटली वेग विधारण संबंधी हेतुओं को ज़रूर से उसे टच करना चाहिए और इन चीज़ों को उसे समझाना चाहिए कि वेग विधारण में प्रज्ञापराध किस तरीके से पार्ट लेता है, मेंटल स्टेबिलिटी कैसे कंसीडर करना चाहिए अगर वो पेशेंट अनमैरिड है तो। और मैरिड सिचुएशन का अगर पेशेंट आता है तो उसको प्रॉपर काल के बारे में और सेक्सुअल इंटेलिजेंस किस तरीके से करना चाहिए, उसकी पोजीशनिंग क्या होना चाहिए, उसके टाइम पीरियड क्या होना चाहिए, इन चीज़ों की इन डिटेल उसमें बात करनी चाहिए। साथ ही साथ उन्होंने बोला है अगला लक्षण अंग मर्दों। वेरी इंपॉर्टेंटली पेशेंट कई बार डायरेक्टली मेड और वृषण शूल के बारे में पता नहीं पाता, उससे पहले लगता है कि पूरी बॉडी में अचानक से दर्द कैसे होने लगा। और ये अंग मर्द और हृदय व्यथा मतलब कि हार्ट के एरिया में चेस्ट जोन पे या फिर जहां पर मीडियल मीडियस्टिनम है उन जोन पे पेशेंट को अचानक से व्यथा या फिर डिस्कम्फर्ट क्रिएट होता है, पूरी बॉडी में दर्द होने लगता है। हम इन लक्षणों को कभी भी ये नहीं सोचते कि वह शुक्र व स्रोत दृष्टि के कारण क्रिएट हुए हैं। पेशेंट अंगमर्द और चेस्ट पेन लेके आता है तो हम उसकी लोकल इंक्वायरी ज़्यादा करते हैं। कई बार ऐसी सिचुएशन के साथ वो जब हम लक्षण लिखते हैं तो वो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में सबसे लास्ट में ये बताता है बिकॉज ऑफ द एम्बेरसमेंट और कई बार हेजिटेशन, उनके कारण वो मेड्र और विषण के जो शूल हैं उनको पहले ना बताकर सबसे आखिरी में बताता है। और इसी क्रोनोलॉजी को हमें क्लब करते हुए ये अच्छे से समझना है कि ये लक्षणों का जो समुच्चय है ये शुक्र के वेग विधारण के कारण क्रिएट हुआ है, जिसमें कि अंगमर्द होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हृदय व्यथा होना भी इंपॉर्टेंट है। भवेत प्रतिहते शुक्रम विबद्धम मूत्रमेव च, ये बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट जिसमें कि बोला है विबद्धम मूत्रमेव च। चरक सूत्रस्थान अध्याय 7 श्लोक नंबर 10 हमें रिफ्लेक्स बताता है, हमें बहुत कंप्लीटली ब्रिज करता है कि विबद्ध मूत्र में वचा मतलब कि अगर यूरिन रिटेंशन के साथ पेशेंट आया है, उसकी बॉडी में बहुत ज़्यादा मर्दनवत पीड़ा हो रही है यानी कि बहुत एक्सेसिव पेन है, और हार्ट के एरिया में वो बता रहा है कि मुझे डिस्कम्फर्ट हो रहा है, और लास्ट में ये बताता है कि मेरे मेड्र और वृषण इन एरियाज में अगर दर्द हो रहा है, तो हमें अच्छे से ये समझना चाहिए कि उसने शुक्र वेग का विधारण किया है, जिसके कारण उसको शुक्र व स्वतः दृष्टि के ये लक्षण मिल रहे हैं। और साथ ही साथ हमें और भी फिर चीज़ों की इंक्वायरी करना चाहिए। अकाल योनि गमन के बारे में भी उससे इंक्वायर करना चाहिए। अनिग्रहाट यानी कि सम डिफरेंट मेथोडोलॉजी ऑफ सेक्सुअल इंटेलिजेंस के बारे में भी उससे इंक्वायर करना चाहिए। इन तीनों हेतुओं को हमें क्लब करके भी पेशेंट से बार बार इंक्वायर करना चाहिए अगर ऐसे लक्षणों के साथ पेशेंट आपके सामने आता है तो। अगर ऐसे लक्षण पेशेंट लेके आता है, अब जो सेकेंड सेगमेंट है जिसमें बोला गया है कि एक्सेसिव सेक्सुअल इंटेलिजेंस, अगर उसके एपिसोडिक सिचुएशन बहुत ज़्यादा है यानी कि अनमैरिड या मैरिड दोनों सिचुएशंस में अगर उसकी ये सिचुएशन मिलती है कि उसका सेक्सुअल इंटेलिजेंस एक्सेसिव लेवल पे है, तो वो शुक्र व स्वतः दृष्टि का एक बहुत बड़ा हेतु है। और इस हेतु से हमें आगे के लक्षणों में जैसे अंगमर्द लक्षण है, हृदय व्यथा लक्षण है, मूत्र का अवरोध लक्षण है, इन लक्षणों के साथ भी अगर पेशेंट हमारे सामने क्लिनिकल प्रेजेंटेशन देता है तो हमें इमीडिएटली इन हेतुओं के बारे में सोचना चाहिए। इन दोनों को क्लब करके पहले तो निदान परिवर्जन की कोशिश करना चाहिए, उसकी मेंटल काउंसलिंग करना चाहिए, उसे समझाना चाहिए कि आपका सेक्सुअल इंटेलिजेंस कितने लेवल पे होना चाहिए, किस तरीके से होना चाहिए, उसकी पोजिशनिंग के बारे में, टाइमिंग के बारे में, इन सब चीज़ों के बारे में बहुत ज़्यादा फ्रेंकली पेशेंट को एक पर्सनल गाइडेंस देना चाहिए। साथ ही साथ अगर हम देखें तो उसमें अनिग्रहात के बारे में बोला है, वेगों के विधारण करने के बारे में बोला है। यहाँ पर प्रज्ञापराध और मन की दशा और सत्वावजय चिकित्सा एक बहुत बड़ा सेगमेंट लेते हैं, जिसके बारे में डायरेक्टली ना कह के आचार्य चरक ने सूत्र भाव से ये पहले ही बता दिया गया है कि जितने भी व्याधियां होती हैं उसमें सिर्फ शारीरिक रूप से चिकित्सा नहीं करनी है, उसकी मानसिक और आत्मीय चिकित्सा यानी कि स्पिरिचुअल चिकित्सा और साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट, इन तीनों ट्रीटमेंट को क्लब करके सत्व, आत्मा और शरीर, इन तीनों की ही चिकित्सा प्रत्येक पेशेंट में करनी चाहिए। इसका रेफरेंस है चरक सूत्रस्थान अध्याय 1। वैलिडेट रीजन और वैलिडेट रेफरेंसेस के साथ आपका कॉन्फिडेंस लेवल हर पेशेंट में बढ़ेगा। अब जो सेकंड सेगमेंट आता है शुक्र व स्रोतस में, चरक विमान स्थान अध्याय 5 में बार बार रेफरेंस हमें मिलता है शस्त्र कर्म का अत्याधिक उपयोग। शस्त्र कर्म का अत्याधिक उपयोग हमें बार बार ये समझाता है कि अगर पेशेंट की ऑपरेटिव हिस्ट्री बहुत बार ज्यादा है या फिर उसे किसी प्रकार की चोट लगी है, आघातज इंजरी जो कि शस्त्र के माध्यम से हो, जो कि लोकल एरिया में भी हो सकती है यानी कि या फिर शुक्रधरा कला जो कि संपूर्ण शरीर में है, उनमें भी ओवर
बहुत बार अगर पेशेंट हिस्ट्री बताता है कि उसकी बहुत बार ऑपरेटिव हिस्ट्री है, छोटे मोटे बहुत सारे ऐसे ऑपरेटिव अगर पेशेंट में आ रहे हैं, तो उस शस्त्र कर्म से भी कहीं ना कहीं शुक्र व स्रोतस दुष्ट होता है। इस चीज को अच्छे से समझना चाहिए। शार कर्म, शार का बाह्य रूप से शार का इस्तेमाल करना और आभ्यंतर पानी शार का एक्सेसिव यूज करने से भी शुक्र जो कि कफजन्य है उनमें अवरोधात्मक संप्राप्ति क्रिएट होती है, या फिर उसकी बहुत ज्यादा हीनता क्रिएट होने लगती है जो शुक्र के गुण हैं उसके विपरीत। तो ऐसे लक्षणों के साथ भी पेशेंट हमारे सामने आता है। इन हेतुओं की हिस्ट्री डेफिनेटली पूछना चाहिए। उसकी डाइट में क्षार का इंटेक कितना है, या फिर कोई ऐसा ट्रीटमेंट तो नहीं चल रहा जिसमें उसने क्षार का इंटेक बहुत ज्यादा किया हुआ हो, या फिर उसकी एनोरेक्टल सर्जरीज में एक्सेसिव क्षार का प्रयोग तो नहीं किया गया, या फिर पाइल्स की कोई हिस्ट्री है जिसमें उसमें क्षार का लेपन किया गया हो। ऐसे बहुत सारे सेगमेंट्स के बारे में हमें इंक्वायरी क्षार के रूप में डेफिनेटली करना चाहिए। अग्निकर्म या फिर जलने की कोई हिस्ट्री, ऐसी कोई हिस्ट्री जिसमें बर्न हुआ हो, इनमें भी कंडीशन में डेफिनेटली पेशेंट की बर्न हिस्ट्री या फिर बहुत ज़्यादा अग्निकर्म उसने अगर कोई ट्रीटमेंट मॉड्यूल में लिया हो, ऐसे कंप्लीटली उसकी ट्रीटमेंट और बर्न की हिस्ट्री भी पूछना चाहिए। शस्त्र, क्षार और अग्नि का अगर बहुत ज़्यादा संपर्क पेशेंट में है तो उन कंडीशन के कारण भी शुक्र व स्रोतस दुष्ट होता है और पेशेंट में ये लक्षण मिलते हैं जो कि आगे बताए गए हैं। अब चरक सूत्र स्थान अध्याय 28 श्लोक नंबर 18 और 19 में उन्होंने लक्षणों का समुच्चय बताया है। चरक विमान स्थान अध्याय 5 में इनके हेतुओं के बारे में चर्चा करी, और उसमें एक रेफरेंस, सब रेफरेंस हमें मिला चरक सूत्र स्थान अध्याय 7 नावेगान धारणी अध्याय में, जहां पर हमें प्राप्त हुआ कि शुक्र का वेग विधारण करने से क्या क्या चीजें होती हैं और उसको किस तरीके से सोचना चाहिए। अब इन हेतुओं के बाद हम देखते हैं लक्षणों को। उन लक्षणों में भी सबसे पहले उन्होंने बताया है क्लैव्यता। अब इस क्लैव्यता के फिर से सब डिविजन्स हो जाते हैं, और उस क्लैव्यता में भी रस व स्रोतस दृष्टि के कारण क्रिएट हुई क्लैव्यता, जहां पर अग्निमांद के कारण क्लैव्यता क्रिएट होती है। आहार रस उत्तर नहीं पहुंच पाता और वो अवरोधात्मक संप्राप्ति रस व स्रोतस जन्य क्लैव्यता क्रिएट करती है। अब इसको एकदम स्पेसिफिक कैसे समझें? स्पेसिफिक समझने के लिए वहां पर बताया गया था चिंतनामति चिंतया, मतलब कि बहुत ज्यादा स्ट्रेस इंड्यूस अगर पेशेंट को क्लैव्यता यानी कि लैक ऑफ लिबिडो या फिर इरेक्टाइल डिस्फंक्शन या फिर इनफर्टिलिटी की सिचुएशन क्रिएट हो रही है, तो हमें चिंता और चिंतन ऐसे फैक्टर रस व स्रोतस दृष्टि के जो हेतुओं में बताए गए थे उनके कारण जो क्लैव्यता लक्षण आ रहा है उनमें से क्लब करना चाहिए। अगर इन कारणों में से कोई मैच करता है, जैसे कि अकाल योनिगमन होना, प्रभाव अनिग्रहित होना, यानी कि या फिर शुक्र प्रवाह को रोकने की कंडीशन क्रिएट होना, या फिर एक्सेसिव सेक्सुअल इंडल्जेंस होना जिसके कारण वात प्रकोप हो रहा हो, या बहुत ज़्यादा ऑपरेटिव हिस्ट्री हो रही हो, क्षार का इंटेक बहुत ज़्यादा हो या फिर क्षार ट्रीटमेंट लिया हुआ हो, अग्नि का ट्रीटमेंट लिया हुआ हो, या फिर अग्नि गुणात्मक बहुत ज़्यादा तीक्ष्ण चीज़ों का सेवन वो कर रहा हो, इन सब हिस्ट्रियों से अलग हम देखें कि वो गुरु, शीत, अति स्निग्ध, अति मात्रा ऐसी चीज़ें लेता है फूड में, और उसकी जो चिंता करने की टेंडेंसी है वो ज़्यादा है, तो हमें वहाँ पर रस व स्रोतस के हिसाब से लंघन चिकित्सा का पालन करते हुए क्लैव्यता का ट्रीटमेंट करना चाहिए। और इसमें अगर ये हेतु मिल रहे हैं तो हमें मधुर तिक्त औषधियों का सेवन करते हुए, व्यायाम का निर्धारण करते हुए, आहार का निर्धारण करते हुए, और उसे किस तरीके की मेथोडोलॉजी अपने सेक्सुअल इंटेलिजेंस में करनी है, इन चीज़ों को उसे प्रॉपरली समझाते हुए, सत्व की चिकित्सा करते हुए ट्रीट करना। देखिए, दोनों की ट्रीटमेंट मेथोडोलॉजी बिल्कुल अलग है और थॉट प्रोसेस भी अलग है, निदान परिवर्जन भी अलग है। तो क्लैव्यता को बिल्कुल आसानी से जब पेशेंट आपके सामने आता है तो ये नहीं करना चाहिए कि सीधे क्लैव्यता का पेशेंट आया तो शुक्र व स्रोतस की चिकित्सा शुरू कर दें। ऑलवेज थिंक कि अगर क्लैव्यता आई है तो वो रस व स्रोतस दृष्टि के कारण भी आ सकती है और साथ ही साथ शुक्र व स्रोतस दृष्टि के कारण भी आ सकती है। आफ्टर दैट अहर्षणम, सबसे बड़ा प्रॉब्लम आज के एरा में अहर्षणम है, जिसमें कि जो बहुत सारे वेग, मतलब कि सेक्सुअल जो वेग हैं उनको मन ही मन में अपने अवरोधित कर देना, ये सबसे बड़ा हेतु है। बहुत बार ऐसा सोचने के कारण भी पेशेंट में लैक ऑफ लिबिडो हो जाता है, और दिस लैक ऑफ लिबिडो इज वेरी 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 प्रॉब्लमेटिक। इसके कारण कॉन्फिडेंस लूज होने लगता है, और ये शुक्र व स्रोतस दृष्टि की संपूर्ण बॉडी में, बाकी के मनो व स्रोतस में भी इसके लक्षण दिखने लग जाते हैं। अहर्षणम। इसके बाद बताया है
बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट बताए हैं कि आने वाली जनरेशन में क्या प्रॉब्लम होती है। आने वाली जनरेशन का जो नेक्स्ट प्रोजेनी है वो भी क्लैव्य हो सकती है अगर शुक्र व स्रोतस दृष्टि लंबे समय तक चलती रही तो, क्योंकि पहले अहर्षणम नहीं था और उसके पहले एक बेबी हो गया और उसके बाद शुक्र व स्रोतस से आपने ट्राई किया और सेकंड बेबी भी हो गया, लेकिन सिचुएशन ऐसी थी कि जब बेबी हुआ तो वो क्लैव्यता लिया हुआ, मतलब कि उसमें कुछ ऐसे जो फीचर हैं जो कि प्राइमरी लक्षण जो आते हैं वो भी नहीं प्राप्त हुए, मतलब कि प्राइमरी फीचर्स भी कई में नहीं रह पाते हैं, और सेकेंडरी लेवल पे भी जब वो 12-13 ईयर्स का हो जाते हैं तो सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टर्स भी नहीं आते हैं। सो दिस वी हैव टू कंसीडर इन द क्लैव्य संतानों में जो बताया गया है चरक सूत्रस्थान अध्याय 28 में। अल्पायु वाला मतलब कई बार बहुत जल्दी बेबी की डेथ हो जाती है क्योंकि शुक्र जो है वो धारण करना चाहिए। मैंने अभी आपको बताया शुक्र धरा कला और सर्व धरा कला। पूरे शरीर में अगर आपको बॉडी रिटेन करनी है और नए सेल प्रॉपर बनाने हैं तो उसके लिए भी शुक्र की आवश्यकता है, और अगर शुक्र एक प्रोजेनी से दूसरी प्रोजेनी में नहीं शिफ्ट होता तो पेशेंट की जो अर्ली एज डेथ भी हो सकती है। कुरूप संतान, जो उसके नाक कान मुंह पूरा ना बनना या हाथ या पैर पूरे नहीं बनना, आंखों का ऊपर या नीचे होना, दांतों का एक के ऊपर एक आ जाना, ऐसे किसी भी अन्य रूप से जो नॉर्मल फीचर्स नहीं है वो आना। कुरूप का मतलब बुरा दिखना या अच्छा दिखना नहीं, जो नॉर्मल फीचर्स हैं, आंखों का आंखों की जगह होना, नाक का नाक की जगह होना, कान का कान की जगह होना, ये भी रूप के लक्षणों में बताया है। रूप का स्वभाव पूर्ण होना भी इसको बताया गया है। इसमें कुरूपता जो है उससे हमें ऐसा मीनिंग नहीं लेना चाहिए। डायरेक्टली ये मीनिंग है कि जो उनके स्टैंडर्ड्स हैं या फिर एक्चुअल जो लोकेशंस हैं वहां पर जो बॉडी पार्ट्स हैं उनका वहां पर होना। आगे बोला है बहुत इंपॉर्टेंटली, गर्भ का धारण नहीं होता, ना चास्य जायते गर्भम, मतलब कि गर्भ की धारणा नहीं होती। ये फीमेल के केसेस में भी है, और शुक्र दृष्टि अगर मेल में है तो भी फीमेल में गर्भ धारणा नहीं होती। तो वो गर्भ धारणा हमें ये भी चेक करना चाहिए कि अगर मेल इनफर्टिलिटी क्रिएट हो रही है तो भी उसके कारण फीमेल में वो जो बेबी है वो रिटेन नहीं कर पाएगा, और बिकॉज ऑफ द स्ट्रेंथ ऑफ द सीमेन जो कि होना चाहिए उसकी वीकनेस के कारण भी कभी है। हमेशा काउंटिंग एंड मोटिलिटी के बेसिस पे ही हमेशा फाइनलाइज नहीं करना चाहिए कि अगर मूविंग स्पर्म है या फिर उसकी स्ट्रेंथ अच्छी है तो ठीक है वो रिटेन करेगा। कई बार बहुत सारे साइकोलॉजिकल फैक्टर्स और इनर कोर कफ की कमी होने के कारण भी बच्चों का रिटेंशन नहीं हो पाता, और हम इनफर्टिलिटी के कई बार अननोन कॉज में या इडियोपैथिक कॉजेज में उसे डाल देते हैं। लेकिन अगर हम इन हेतुओं के साथ उसको मैच करके चेक करेंगे तो डेफिनेटली हमें मिलेगा कि इनमें से कोई हेतु है, और साथ ही साथ अगर इन हेतुओं को नहीं मिलता है तो हमें देवपाशय और सत्वावजय के बेसिस पे उसे सोचना चाहिए। आगे लिखा है पतति प्रसव। अब यहाँ पर यहाँ पर गर्भ का स्राव होना और गर्भ का पात होना ऐसे लक्षण बताए हैं चरक सूत्रस्थान अध्याय 28 में। गर्भ स्राव मतलब कि 3 मास से अंदर अगर गर्भ का पात हो जाता है, और 3 माह के बाद अगर गर्भ का पात होता है तो एक्चुअल गर्भपात सिचुएशन होती है। गर्भ स्राव 3 महीने के पहले जब कंप्लीटली हार्ट नहीं बना हुआ उसके पहले अगर हो जाए। गर्भपात वैसी सिचुएशन जिसमें कि 3 महीने से ज़्यादा बेबी रिटेन कर जाए, या फिर जो फीटल लाइफ है वो 3 महीने से ज़्यादा हो चुकी है और उसके बाद वहाँ पर ऐसी सिचुएशन आई गर्भपतन हो जाए। ये कारण है शुक्र व स्रोत दृष्टि के, ये लक्षण है, और इनके कारण मैं ऑलरेडी आपको बताया कि ऐसे ऐसे बहुत सारे कारणों को लेकर पेशेंट आता है, उसमें हमें वापस इंक्वायर करना चाहिए। अब लास्ट लक्षणों में बताया है कि स्वयं को मतलब कि इरेक्टाइल डिस्फंक्शन क्रिएट हो जाना पेशेंट में, या फिर उसे प्रीमैच्योर इजैकुलेशन होना, उन सिचुएशन में भी हमें ये देखना चाहिए। स्त्रियों में भी मतलब कि उसके कारण स्त्री में भी कोई प्रॉब्लम होना, जैसे सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज हो जाना, ये भी शुक्र व स्रोतस में जैसे कि बोला गया है कि गलत तरीके से अगर उसमें योनिगमन हो रहा है तो भी आपको उसके कारण कई प्रॉब्लम होते हैं, जिसमें कि एसटीडी भी एक कॉजेटिव फैक्टर हो सकता है। उसमें भी हमें शुक्र व स्रोतस की ही चिकित्सा मूल रूप से सोचनी चाहिए। संतान में क्रोमोसोमल डिफॉर्मिटीज़ कई बार होती हैं, कई बार ऐसे सेगमेंट्स होते हैं जिसमें अकाली मतलब कि गलत टाइम पे अगर सेक्सुअल इंडल्जेंस हुआ है जिसके कारण बेबी हुआ है तो उनमें उनके कारण भी संतान में बहुत सारे लक्षण होते हैं। सवाल आ रहा है कि क्लेफ्ट पैलेट का रीजन भी शुक्र व स्रोत दृष्टि हो सकता है। बिल्कुल हो सकता है। अगर एक रूप के रूप में देखा जाए तो अगर हम पेशेंट की मदर और फादर की हिस्ट्री में इसमें चिकित्सा के रूप में देखेंगे
तो हमें उसकी हिस्ट्री में हेतुओं को ज़रूर इंक्वायर करना चाहिए कि उसमें कहीं जो टाइम पीरियड था वो कहीं गलत तो नहीं था, उनका मन नहीं था बेबी प्लान करने का, तब तो ये सिचुएशन नहीं थी। साथ ही साथ उनके जो क्रोमोसोमल सिचुएशन है उसके पहले की जनरेशन में भी कोई ऐसी हिस्ट्री तो नहीं थी। साथ ही साथ शस्त्र शार अग्निकर्म की एक्सेसिव हिस्ट्री मदर या फादर में तो नहीं है। ये सब जरूर पूछना चाहिए, क्योंकि अगर ऐसा लक्षण दिया है कि कुरूपता के कारण कुरूप जो है वो सिचुएशन क्रिएट हो सकती है संतान में, तो अगर एनी काइंड ऑफ एबनॉर्मेलिटी अगर दिखती है तो हमें डेफिनेटली इंक्वायर करना चाहिए। अब आती है चिकित्सा की बात। चरक चिकित्सा में ना जाकर हम चरक सूत्रस्थान में जब पहुंचते हैं तो इसका एक बड़ा रेफरेंस मिलता है। चरक सूत्रस्थान अध्याय 28, वहां पर मज्जा और शुक्र की चिकित्सा बताते टाइम आचार्य बताते हैं कि यहां पर मधुर और तिक्त स्कंद की औषधियों का पान करना चाहिए। मधुर और तिक्त स्कंद की औषधियों की लिस्टिंग करते समय आपको आपके एनवायरमेंटल जोन या फिर आप जिस जगह पे प्रैक्टिस कर रहे हैं उसकी लिस्ट यहां से मैच करना चाहिए। चरक विमान स्थान अध्याय 8 में स्कंद दिए गए हैं, वहां पर मधुर और तिक्त स्कंद को आप निकालें तो बड़ी आसान सी मेडिसिन मिलती हैं। जैसे तिक्त में आपको हरिद्रा मिलती है, गुड़ूची मिलती है, अगरू मिलता है, दारवी मिलती है, नीम मिलता है, उशीर मिलता है, मुस्ता मिलता है, बड़ी आसान मेडिसिन है। उसी तरीके से मधुर में शतावरी मिलती है, अश्वगंधा मिलता है, खजूर मिलता है, आत्मगुप्ता मिलता है। ऐसी आप डाइट प्लानिंग एज वेल एज मधुर और तिक्त औषधियों को ले सकते हैं। अब आपको ये देखना है कि ये जो व्याधियां हैं ये संतर्पण जन्य है या अपतर्पण जन्य है, तो हमें चरक सूत्रस्थान अध्याय 23 देखना चाहिए, जहां पर संतर्पण और अपतर्पण जन्य कंडीशंस क्रिएट करी गई हैं। अगर पेशेंट की अति स्थूलता के कारण उसे शुक्रवश होता दृष्टि हो रही है और वो अकाल योनि गमन कर रहा है या फिर अपने जो अवरोध है या वेगों का विधारण कर रहा है, तो उन कंडीशन में वहां पर अगर पेशेंट अति स्थूल है तो पहले आप स्थूल की चिकित्सा साथ में करें और उसके साथ साथ में शुक्रवश होता दृष्टि की चिकित्सा करें, जिसमें मधुर और तिक्त औषधियों का इस्तेमाल करें। अब यहाँ बोला है पंचकर्म का आपको प्रयोग करना है। अब पंचकर्म का प्रयोग करने में भी बस्तियों का प्रयोग करना है। अब देखिए चिकित्सा को क्लब करते हैं हम कि ये चिकित्सा और वेग विधारण के कारण शुक्रवश होता दृष्टि की जो चिकित्सा बताई है उनमें क्या क्या समानताएं हैं और हमको क्या क्या फॉलो करना आसान रहेगा। चरक सूत्रस्थान अध्याय 7 में जब हम देखते हैं और वहां देखते हैं कि शुक्र के विधारण करने की चिकित्सा क्या बताई गई है कि उसको कैसे ठीक किया जाए, तो वहां बड़ा आसान रेफरेंस आता है। तत्र अभ्यंगो अवगाहश्च मदिरा चरणायुधा शाली पयो निरूहश्च शास्तम मैथुने वचा। अगर शुक्र का वेग विधारण किया है और ऐसी हिस्ट्री के कारण पेशेंट है जो बार बार वेगों का विधारण करता है, तो आपको क्या क्या करना चाहिए, उसे पूरी बॉडी में ऑयलिंग करना चाहिए, अभ्यंग करना चाहिए। अब हमें मधुर और तिक्त का बेस मिला है चरक सूत्रस्थान अध्याय 28 से। हमें मधुर और तिक्त के कोई भी द्रव्यों को सिलेक्ट करना चाहिए। जैसे हमने सिलेक्ट किया गुड़ूची और अश्वगंधा, तो आपको अमृता और अश्वगंधा का जो तेल है या फिर गुड़ूची और शतावरी या फिर गुड़ूची और आत्मगुप्ता, इनसे सिद्ध तेल से आपको उस पेशेंट में अभ्यंग करना है। अवगाह किससे करना है? अगेन मधुर और तिक्त औषधियों के काढ़े से आपको उस पेशेंट को अवगाह देना है। आपको लाभ होगा, शुक्रवश होतस्थ में भी अवरोधात्मक संप्राप्ति क्रिएट होती है वेग का विधारण करने से। वहां पर मधुर और तिक्त औषधियों का सेवन करने से आपको बहुत ज्यादा लाभ होता है। तो आपको अभ्यंग किससे करना है? मधुर और तिक्त औषधियों से। अवगाह किससे करना है? मधुर और तिक्त औषधियों से। उसके आगे बोला है मदिरा का पान करना। मदिरा का रेफरेंस चरक सूत्रस्थान अध्याय 27 में कि मदिरा के एक्चुअली गुण क्या हैं और वो शुक्र में कैसे काम करती है, क्योंकि ज्यादातर जब हम पढ़ते रहते हैं तो हमें मालूम रहता है कि मदिरा जो है वो तो अशुक्र जन्य है, तो फिर वो शुक्र में कैसे काम करेगी। यहां पर सिर्फ अवरोधात्मक संप्राप्ति और वेग विधारण जन्य जो शुक्रवश होतो दृष्टि हुई है उसमें आपको इसका इस्तेमाल करना है। चरक सूत्रस्थान अध्याय 27 श्लोक नंबर 180। चरक सूत्रस्थान अध्याय 27 श्लोक नंबर 180। वहां के रेफरेंस के हिसाब से आपको मिलता है हिक्का श्वास प्रतिशाये कास वर्चो ग्रह अरुचौ वम्या आनाह विबंधेशु वाताग्नि मदिराहिता। मदिरा के गुण बताए गए हैं। वहां पर बताया गया है पेशेंट को हिक्का हो यानी हिचकी हो,
श्वास हो यानी कि श्वासकृच्छता हो, प्रतिशाय हो यानी कि प्रतिशाय के लक्षण हो यानी कि लंबे समय से जुकाम बना हो, कास हो यानी कि खांसी हो रही हो, मल विबंध हो यानी कि मोशन क्लियर ना हो रहे हो, अरुचि हो, वर्चोग्रह अरुचि हो रही हो, उसे किसी भी चीज में इंटरेस्ट नहीं आ रहा हो, फूड में, उसे बार बार उल्टियां हो रहा हो, वम्य आना पेट फूलने की सिचुएशन क्रिएट हो, विबंधेशु मतलब किसका विबंध, वातग्नि मतलब कि अधो मार्ग की जितनी भी वायु हैं जिनके कारण मल मूत्र शुक्र और साथ साथ में रज, अगर इनका अवरोध किसी भी कारण से क्रिएट होता है तो उन सभी लक्षणों में मदिरा हितकारी है। यानी कि अवरोधात्मक संप्राप्ति आपकी अपान वायु के कारण या शुक्र के कारण अगर आपकी क्रिएट हो रही है, दोनों की दोनों सिचुएशन में मदिरा को कंडीशन वाइज इस्तेमाल करना चिकित्सा के रूप में आया है। अब आगे बोला है अभ्यंगो अवगाह मदिरा, आगे का रेफरेंस है चरणायुधा। चरणायुधा का मतलब होता है मुर्गा। इसका रेफरेंस आया फिर से चरक सूत्रस्थान अध्याय 27 श्लोक नंबर 66। चरक सूत्रस्थान अध्याय 27 श्लोक नंबर 66। आप वहां देखेंगे तो आपको रेफरेंस में मिलेगा स्निग्ध च उष्ण वृष्यश्च। ये बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट्स है कि अगर वृषता की आवश्यकता है या फिर कि आहर्षण सिचुएशन क्रिएट हो गई है, क्लैव्यता सिचुएशन क्रिएट हो गई है, तो वहां पर चरणायुधा यानी कि मुर्गे का इस्तेमाल करने का वर्णन आया है। ब्रहणा स्वरबोधना बल्या परम वातहरा स्वेदना चरणायुधा। चरणायुधा का मतलब होता है मुर्गे का मांस। स्निग्ध उष्ण वाजीकर मांसवर्धक, स्वर को तीव्र बनाने वाला और साथ ही साथ बलदायक और वातनाशक है और स्वेद क्रिएट करने वाला जो है वो मुर्गे का है। यहाँ पर मैं आपको बार बार इंडिकेट करूं कि मुर्गा मतलब ब्रॉयलर नहीं होता। यहाँ पर कोई भी जो कंडीशन है जिसे मिक्स किया जाता है उसे बिल्कुल भी ना इंडिकेशन में लें। मुर्गा मतलब देसी मुर्गे का इस्तेमाल करने के लिए यहाँ बताया है और उसका इस्तेमाल करने से आपको इन गुणों की प्राप्ति होगी और साथ ही साथ आपको वाजीकर रेफरेंस मिलेंगे। ये होती नॉनवेज की बात। अब वेजिटेरियन पेशेंट में आपको शाली का यूज करना है। अब शाली का रेफरेंस भी चरक सूत्रस्थान अध्याय 27 में बताया गया है और वहां पर श्लोक नंबर 14 एंड 15 में आप देखेंगे। चरक सूत्रस्थान अध्याय 27 श्लोक नंबर 14 एंड 15। वहां पर आपको रेफरेंस मिलेगा कि षष्टिशाली के गुण क्या है। वहां पर बोला गया शीतो स्निग्धो गुरु स्वादो त्रिदोषग्न। अगर त्रिदोष के कारण किसी भी दोष के कारण अगर आपको प्रॉब्लम हो रही है, वो शुक्रवसुतस वातज हो, पित्तज हो या कफज हो, उन सभी में आप षष्टिशाली का इस्तेमाल डेफिनेटली करना चाहिए। अब साठी चावल एवरीडे तो यूज होते नहीं है, लेकिन साठी चावल की खीर बना के आप इस पेशेंट में यूज कर सकते हैं, क्योंकि नेक्स्ट वर्ड ही जो आता है वो लिखा है शाली पयो। पयो का मतलब होता है गाय का दूध। गाय का दूध का जो रेफरेंस है वो भी चरक सूत्रस्थान अध्याय 27 श्लोक नंबर 217-218। चरक सूत्रस्थान अध्याय 27 श्लोक नंबर 217-218। वहां लिखा हुआ है कि आपको वहां पर गोरस वर्ग में आप जाएंगे तो पहला श्लोक है स्वादु शीतम मृदु स्निग्धम बहलम श्लक्षणम पिच्छलम गुरु मंदम प्रसन्नम च गव्यम दशम गुणम पया। ये जितने भी 10 गुण हैं ये आपको शुक्र बढ़ाने वाले और शुक्र के गुणों से मैच करता हुआ है। शाली के साथ अगर आप पय का इस्तेमाल करते हैं और उस पेशेंट को षष्ठी शाली की खीर एवरी डे या फिर ऑल्टरनेट डेज आप देते हैं तो आपको डेफिनेटली शुक्र व स्रोतस की क्लैव्यता सिचुएशन में, आहर्षणम सिचुएशन में मतलब कि लैक ऑफ लिबिडो में, इरेक्टाइल डिस्फंक्शन में, प्रीमैच्योर इजैकुलेशन में, इन तीनों सिचुएशन में ये डाइटरी प्लान का ये सेगमेंट एक चिकित्सा के स्वरूप में होगा। आगे बोला गया निरूहश्च। ऐसी कौन सी निरूबस्तियां हैं जो कि आपको शुक्र बल को अत्याधिक तेजी से बढ़ाए। इसके रेफरेंस आते हैं यापन बस्तियों में। चरक सिद्धि स्थान अध्याय 12 में आने वाली यापन बस्तियों या फिर उत्तर बस्ती सिद्धि अध्याय में बहुत प्रॉपरली शुक्र को बढ़ाने वाली बस्तियों का रेफरेंस ज्यादा आया है, जिसमें बलादी यापन का योग ज्यादा करना चाहिए। बलादी यापन प्रथम, बलादी यापन द्वितीय। साथ ही साथ यापन बस्तियों के अलावा चरक सिद्धि स्थान अध्याय 8 जहां पर प्राश्रुतिक बस्तियों का इस्तेमाल आया है, उनका डेफिनेटली आप प्रयोग करें। जहां पर शुक्र की अवरोधात्मक संप्राप्ति क्रिएट हो रही है वहां पर अनुलोम करके ये निरूबस्तियां वहां पर
तुरंत शुक्र व स्रोतस की दृष्टियां क्लियर करती हैं। तो हमारे पास आंसर आया कि मधुर तिक्त द्रव्यों से आप उससे अभ्यंग करवाइए, उसके बाद आप उसके अवगाह करवाइए, उन्हीं द्रव्यों में उसे लिटाइए। साथ ही साथ मदिरा का पान, चरणायुधा का पान मतलब कि मुर्गे का, देसी मुर्गे का इस्तेमाल, मदिरा का इस्तेमाल एक लिमिटेड क्वांटिटी में, अकॉर्डिंग टू बल, अकॉर्डिंग टू अग्नि, अकॉर्डिंग टू प्रकृति। अगर पित्त प्रकृति का है तो मदिरा का पान नहीं लेना है। चरणायुधा मतलब कि मुर्गे का इस्तेमाल नहीं करना है अगर वेजिटेरियन पेशेंट है। शाली पयसा मतलब कि षष्टिशाली की खीर उसे पेशेंट को देनी है। और निरूबस्तियों का इस्तेमाल योग बस्ती, काल बस्ती या कर्म बस्ती के अनुसार जैसी उसकी सिचुएशन है, जितनी हानि उसे हो चुकी है, उन कंडीशन के हिसाब से देना चाहिए। क्योंकि शुक्र व स्रोतस में मूलतः वायु की भी दृष्टि होती है और अपान वायु की भी दृष्टि है। वहां के भी प्रोटोकॉल्स अगर हम देखें तो निरूबस्ती, अभ्यंग और श्वेत का इस्तेमाल करने के लिए कहा गया है। तो निरूबस्ती, अभ्यंग और श्वेत का इस्तेमाल करते हुए आप मधुर और तिक्त औषधियों का इस्तेमाल करते हुए इस पेशेंट को काफी हद तक ठीक कर सकते हैं। और सेगमेंट क्या बचे, आप उसका डाइट प्लान आपको बनाना है जिसमें मधुर और तिक्त औषधियों को बीच बीच में इन टर्म्स ऑफ डाइट भी यूज करना है। साथ ही साथ उसका व्यायाम का शेड्यूल बनाना है, उसकी एक्सरसाइज, उसकी बॉडी की स्ट्रेंथ इंप्रोवाइज करने के लिए, या अवरोधात्मक संप्राप्ति अगर है तो लोअर बॉडी सेगमेंट की एक्सरसाइजेस उसको समझानी है, लेग रेज एक्सरसाइज समझानी है, मेंटल स्ट्रेंथ इंप्रोवाइज करने के लिए उसको प्राणायाम करने के लिए कहना है, और कॉन्सेंट्रेशन इंप्रूव करने के लिए उसे मेडिटेट करने के लिए कहना है। इन सेगमेंट्स की प्रॉपर प्लानिंग करने के साथ ही साथ आपको एक चीज और समझनी है कि उसकी सेक्सुअल जो इंडल्जेंस है वो भी कितने दिनों में होना चाहिए और कौन से पीरियड उसके लिए सेफ हैं। अगर वो प्रोजेनी चाहता है या आने वाली जनरेशन चाहता है जिसमें क्लैव्यता कुछ लक्षण क्रिएट हो गया है, तो उसके ट्रीटमेंट मॉड्यूल के लिए आपको फ्रूटफुल पीरियड यानी कि जो फर्टाइल पीरियड है उस टाइम पे आप उसे यूज करें। ओव्यूलेशन का पीरियड फीमेल और मेल दोनों को ही समझाना है। उसके कॉम्प्लिकेशंस भी समझाना है कि जो बाद में क्रोमोसोमल सिचुएशन क्रिएट हो सकती हैं उनमें कोई डिफेक्टिव सिचुएशन ना हो, इसके लिए आपको इन चीज़ों का ध्यान में रखें। इन्हीं लक्षणों के, इन्हीं हेतुओं और इन्हीं चिकित्सा को एक दूसरे से क्लब करें। हेतु, लक्षण और औषधि का जब तक क्लबिंग या ट्राइपॉड नहीं बनाएंगे तब तक आपको चिकित्सा में संपूर्ण सफलता प्राप्त नहीं होगी। इन चीज़ों के साथ साथ में पेशेंट को स्पिरिचुअली हील करने और साथ में उसकी साइकोलॉजिकल काउंसिल करना भी एक वैद्य का परम कर्तव्य है। इन्हीं शब्दों के साथ शुक्र व स्रोतस में आपको क्या क्या लक्षण या कुछ क्योरी हो तो आप यहाँ पर मैसेज डालें, उन मैसेज का आंसर मिलेगा। और अगर मुझे नहीं समझ में आएगा तो मैं और ग्रंथ का वाचन करके उसमें आपको रेफरेंस के साथ उसका प्रूफ देंगे। आप हमेशा एक चीज ध्यान रखें कि जब भी आपको ग्रंथ का आधार रहता है या वैलिडेट रीजंस रहते हैं और वैलिडेट रेफरेंस रहते हैं तो आप अपनी चिकित्सा का आधार प्रॉपर कर पाते हैं और उसमें आप ज़्यादा लाभ ले पाते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ सादर नमस्कार और साथ ही साथ आप स्वस्थ रहें। आने वाले लॉकडाउन पीरियड में भी आयुर्वेद की पद्धतियों का पालन करें। ज़्यादा से ज़्यादा आयुर्वेदिक लाइफस्टाइल को फॉलो करते हुए अपने आप को स्वस्थ बनाने की पूरी कोशिश करें और लगातार आयुर्वेद चिकित्सा प्रणाली पर परम विश्वास करते हुए आगे की लाइफ जिए। सादर धन्यवाद।